आ रही हो, है ना। आवाज और बोर्ड संबंधी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बताएं। वॉइस क्लियर है सर? नो प्रॉब्लम। चलिए अब अपन क्लास शुरू करते हैं बेटा, है ना। 5 मिनट पहले ही लेट हो चुकी है। रस की बात कर रहे थे अपन, रस वाला टॉपिक चल रहा था। टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को कल बोल रखा है, आप लोगों को अच्छे से पता हो। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अपना जो टेस्ट रहेगा बेटा कल रहेगा, संज्ञा से लेकर के विराम चिन्ह तक जो टॉपिक मैंने कराए हैं वहां तक आपका टेस्ट रहेगा। याद रखना, अभी जो हम पढ़ेंगे वो रस पढ़ने वाले हैं, और रस के संदर्भ में मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने पर जो सहृदय के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को ही रस कहा जाता है। रस की बारे में बात करें तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस संबंधी विवेचना की, जो कि 6वें 7वें अध्याय में रस के बारे में विवेचन मिलता है। और आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, और उन्होंने स्थायी भाव भी 8 ही माने हैं। वे 9वें रस के रूप में शांत रस को नहीं मानते। आचार्य उद्भट ने 9वें रस के रूप में शांत रस को माना है, जबकि आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस को 10वां रस, और आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रस को 11वें रस के रूप में, जबकि आचार्य रुद्रट 12वें रस के रूप में प्रयाण रस को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे आगे, जहां तक मैंने आपको बताया था कि रस के बेटा जो अंग होते हैं, रस के 4 अंग आप लोगों को बता चुका हूं, और 4 अंगों में जो सबसे पहला था वो था विभाव। और विभाव में मैंने आप लोगों को बता दिया विभाव क्या होता है। वे बाहरी कारण जिनके कारण स्थायी भाव पैदा होता है, वे बाहरी कारण जिनके कारण स्थायी भाव पैदा होता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव को 2 भागों में बताया था मैंने, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन सा बताया था? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन वह साधन है जिससे कोई भी भाव पैदा हो। उद्दीपन क्या होता है? जो आलंबन विभाव द्वारा पैदा किसी भाव को बढ़ाने का काम करता है उसे उद्दीपन कहा जाता है। और एक और आता है बेटा आश्रय। आश्रय होता है जिसके मन में भाव पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। यहां तक कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। दूसरे नंबर का जो अंग है उसका नाम है अनुभाव। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए बेटा, जिससे मैं आप लोगों को यहां इसको रिपीट करा सकूं। विभाव में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विभाव कल मैंने आप लोगों को करा दिया था, जल्दी बताएं बेटा। विभाव करा दिया था। दूसरे नंबर का जो है उसको कहेंगे अनुभाव। जब तक मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ा सा, है ना, तो आप तब तक मुझे बता दीजिए कि भाई विभाव में कुछ पूछना है या नहीं पूछना है। जल्दी करें बेटा, किसी का कोई मैसेज नहीं मिल रहा मुझे। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं क्लियर है सर, आगे अनुभाव से कराना शुरू करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है बेटा। मयंक मैं अनुभाव से शुरू कराता हूं, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अनुभाव की बात करते हैं। अनुभव बोले या फिर अनुभाव बोले, एक ही बात होती है, दोनों में चेंजेस नहीं है। क्योंकि जब हम किसी चीज को करते हैं या किसी चीज को महसूस करते हैं तो महसूस करने के पश्चात हम जब अनुभव कर रहे होते हैं तो कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा अपने आप बाहर प्रकट होती हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि मन में पैदा हुए स्थायी भाव को, मन में पैदा हुए स्थायी भाव को बाहर प्रकट करने वाले कारणों को
कारणों को अनुभाव कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करूंगा बेटा, ध्यान देना। मन में कोई भाव पैदा हुआ और वो भाव बाहर किस माध्यम से प्रकट हो रहा है, यानी कि आश्रय के मन में कोई भाव पैदा हुआ तो आश्रय उस भाव को जिन प्रतिक्रियाओं के द्वारा बाहर प्रकट करता है उन प्रतिक्रियाओं को अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभाव। और अनुभाव बेटा कितने प्रकार का बताया था मैंने कल आप लोगों को? 4 प्रकार का बताया था। सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया था सात्विक अनुभाव। कौन सा बताया था? सात्विक अनुभाव। दूसरे नंबर पे आता है बेटा कायिक। सात्विक को अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से डैश करके मानसिक अनुभाव भी लिख सकते हैं, क्योंकि सात्विक को क्या कहा जाता है? मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर का बेटा बताया था मैंने कायिक या फिर शारीरिक। और तीसरे नंबर का जो मैंने आपको बताया उसको कहते हैं वाचिक। और चौथे नंबर पे बताया था, चौथे नंबर पे बताया था आहार्य या वेशभूषा। ये 4 कर आप लोगों को मैंने बताए थे बेटा कल, यहां तक मैंने बता दिए थे। अब सात्विक या फिर मानसिक अनुभाव क्या होता है? जैसे हमारे मन में कोई भाव पैदा हो और हमारा उस पर शारीरिक कंट्रोल ना रहे। क्या ना रहे? हम नियंत्रण ना कर सकें, यानी कि ना चाहने पर भी वो भाव बाहर प्रकट हो जाए। जैसे मैं नहीं चाह रहा लेकिन ना चाहते हुए भी वो बाहर प्रकट होते हैं, ऐसे भावों को सात्विक या फिर मानसिक अनुभाव कहते हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, आचार्य भरत मुनि के अनुसार मैं बता दूं तो 8 स्थायी भाव है ना, 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, ये 8 सात्विक भाव है, ध्यान रखना। और 33 संचारी भाव। 33 संचारी भावों की अगर तुलना करें तो 33 और 8 को मिलाया जाए तो कुल 49 प्रकार के भाव हो जाते हैं। कितने होते हैं? 49 प्रकार के भाव होते हैं कुल मिलाकर के। तो ये 8 जो हैं इन्हें हम सात्विक भाव या फिर मानसिक भाव कहते हैं। जब हमारे मन में कोई रस पैदा होगा तब सात्विक भावों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे अपन, पहला होता है स्तंभ। पहला कौन सा होता है? स्तंभ। दूसरा होता है कंपन। तीसरा विवर्ण। चौथा श्वेत। पांचवा स्वरभंग। छठवा रोमांच। सातवा अश्रु और 8वां प्रलाप। 7वां अश्रु और 8वां प्रलाप। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इन पे अपन चर्चा करें बेटा। सबसे पहले होता है स्तंभ। स्तंभ क्या होता है कि हमारे मन में कोई भाव पैदा आए। स्तंभ माने खंबे की तरह खड़े रह जाना, यानी कि जैसे अचानक से आपके साथ में क्या प्रतिक्रिया हुई, अपन ने क्या किया, कई बार हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अपन दूध लेने भगोनी में गए, भगोनी से दूध लेने के लिए गए और अचानक से दूध की भगोनी छूट जाए, फैल जाए दूध, तो मम्मी को सुनाई देता है। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो हम कहते कुछ नहीं हुआ, और हम क्या करते हैं, उस दूध को भरने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अचानक मम्मी सामने आ जाए,
तो आप कुछ क्षण के लिए रुक जाओगे, ठहर जाओगे, तो आप कैसे हो गए, स्तंभ हो गए। कैसे हो गए, स्तंभ, यानी कि खंबे की तरह खड़े रह गए। आप ना चाहते हुए भी ऐसा करते हो। इसको हम काय में रखते हैं, सात्विक अनुभाव में रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है बेटा कंपन। आपको बहुत ज्यादा किसी चीज से डर लग रहा है और डर लगता है तो हमारे मन में कंपन पैदा होता है, कपकपी पैदा होती है। तो कपकपी जो पैदा होती है वो हम लाख प्रयास करते रहे कि ये शरीर नहीं कपे, शरीर कप रहा है और हम मुंह से कह रहे हैं नहीं नहीं हमें डर नहीं लग रहा। तो कंपन भी ऐसी श्रेणी में आता है जो मानसिक अनुभव है, इसमें भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा होता है विवर्ण। विवर्ण का मतलब होता है रंग फीका पड़ना। रंग फीका पड़ना। और रंग फीका पड़ना कैसे, जैसे आप क्या है एक दुकान पे गए और वहां सिगरेट पी रहे थे, है ना, और सिगरेट मुंह में लगी हुई है, अचानक से पापा सामने आ जाए तो आपके चेहरे का रंग क्या होगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वो जो डर आपके मन में होगा वो आपके चेहरे पर दिखने लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, विवर्ण कहते हैं। अगला है स्वेद। आप मान के चलिए शाम को किसी से लड़ झगड़ के आए, सुबह ही सुबह पापा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और पापा किसी और काम के लिए चिल्ला रहे हैं, छोटा भाई आपको जगाने के लिए आया, बोले भैया पापा बुला रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा, आपका विचार बढ़ने लगेगा, बोले ऐसा कौन सा कांड कर दिया भाई, कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया। तो हमारे विचार तीव्र गति से भागने लगते हैं और जिस कारण विचारों के तीव्रता के कारण ऑटोमेटिक जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ने पर हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। आपने देखा होगा एसी में खड़े हो लेकिन फिर भी क्या होता है, पसीना निकलने लगता है। अगला होता है बेटा स्वर भंग होना। अगला क्या होता है, स्वर भंग होना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रंग नहीं उड़ेगा, पूजा हो जाएगी। हाँ बेटा ये बात सही है बिल्कुल। देखिए अगला होता है बेटा स्वर भंग होना। और स्वर भंग के होना क्या होता है कि एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब चले गए और भाई साहब को कहीं जाना था किसी से मिलने के लिए। अब घर पे तो बता के जाने से रहे, तो भाई साहब ने जैसे तैसे मम्मी से बोला कि मम्मी 5 मिनट में आ रहे हैं या 10 मिनट में आ रहे हैं, जो भी बोला हो बोल करके निकल गए। और निकल गए तो भाई साहब जिससे मिलने गए वहाँ आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 1.5 घंटा हुआ, फिर 2 घंटे हुए और सही 2.5 घंटे के बाद भाई साहब घर आ रहे हैं। और भाई साहब जब घर आएंगे तो प्री प्लानिंग के संग में आएंगे, क्योंकि मम्मी का प्रश्न होगा कहाँ गए थे, तो हम पहले से ही विचार कर लेते हैं, कह देंगे कि हम यहीं तो गए थे दोस्त के यहाँ पे। फिर मम्मी पूछेंगे कौन से दोस्त पे गए, तो नाम बता देंगे, बोले भैया दिनेश के यहाँ गए थे, है ना। तो हम काय के लिए गए थे, बोले भाई प्रोजेक्ट की फाइल बनानी थी इसीलिए चले गए थे। अब सच्चाई नहीं बता सकते हैं तो भाई गए। अब घर गए तो मम्मी का पहला प्रश्न कहाँ गए थे, बोले दोस्त के यहाँ गए थे। बोले काहे गए थे, बोले प्रोजेक्ट की फाइल बनानी थी। बोले कहाँ गए थे, बोले कौन से दोस्त के यहाँ गए थे, तो बोले दिनेश के यहाँ गए थे। अब मम्मी ने तुरंत जवाब दिया कि बेटा दिनेश तो 5 मिनट पहले यहीं से गया है। अब आपने जो प्री प्लानिंग करके आए थे वो क्या हुई, बेकार हो गई। और दूसरे विचारों को सोचने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। फिर हम सोचेंगे नहीं नहीं गए तो मम्मी हम उसी के गए थे। यानी कि जुबान का लड़खड़ाना, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जुबान का लड़खड़ाना काय के अंतर्गत आता है, स्वर भंग के अंतर्गत। अब स्वर क्या हो गए, भंग हो गए। जो सोचा था वो नहीं हुआ और दूसरे विचारों को सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, इसको हम कहते हैं स्वर भंग। अगला होता है बेटा रोमांच। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। रोमांच का मतलब क्या होता है, रोंगटे खड़े होना। किसी भी विचित्र वस्तु को जब हम देख लें या बहुत ज्यादा डर हो जाए तो ऑटोमेटिक हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको हम रोमांच में रखते हैं, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता। अश्रु होता है बेटा आंसू आना। अश्रु क्या होता है, आंसू आना। जैसे मान के चलिए हमें किसी की याद आ जाए और याद आए तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, और यदि हमें कोई रोकने यानी चुप कराने का प्रयास करता है
तब भी ये आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि आंसुओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है तो अपनी आप ही आंसू बाहर निकलने लगते हैं, और इसीलिए इस पर शारीरिक अनुभव ना होते हुए कौन सा होता है, मानसिक अनुभव होता है। अगला होता है बेटा प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या होता है, बड़बड़ाना होता है। और जैसे मान के चलिए कई बार मम्मी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, जैसे आप घर गए और घर जाते ही दोपहरिया में गए हैं और घर पहुंचे हैं तो मम्मी ने कहा बेटा मेहमान आए हैं सामान ले आओ। आपने देखा छोटा भाई टीवी देख रहा है, उससे कुछ नहीं गई, आप पहुंचे नहीं कि आपसे कहना शुरू किया, तो आपने कहा मम्मी अभी चले जाएंगे 5 मिनट अभी परेशान होके आए। मम्मी ने कही ठीक है। मम्मी की घड़ी थोड़ी सी फास्ट भागती है, उनकी घड़ी में 5 मिनट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा बोले अब चले जाओ। अब मम्मी गुस्से में बोलेगी तो थोड़ा सा मन में लगता है यार हम ही चले जाए, हम ही करते रहे, सब हम ही कर दे, ये बैठा हुआ इससे कुछ नहीं कहेंगी। तो आप जो शब्द बोलोगे वो स्वाभाविक रूप से अचानक से आपके मुंह से निकलेंगे, और कभी कभी मम्मी अगर सुन लेती है तो फिर कहें क्या कहा, फिर कहते हैं कुछ नहीं। तो आप अच्छे से जानते हो, या आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई अच्छा तगड़ा सा बॉडी बिल्डर है, उसके बगल बुलेट रखी हुई है बेचारे की, और उसके बगल से मैं साइकिल खड़ी करूं, कोई पतला सा आदमी, और वो साइकिल उस बुलेट से थोड़ी सी लग जाए, वो क्या क्यों भाई डालेगा कि नहीं हटाएगा, यहाँ से स्क्रैच कर दी, तो पतला सा क्या कहेगा, गुस्से में तो होगा, अचानक से उसके मुंह से निकलेगा तू अंदर जा पंचर करके जाऊंगा आज इसको मैं। तो ये जो भाव हैं अचानक से निकलते हैं, इसको हम बड़बड़ाना कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या बेटा? रानी अजीत वगैरह, राधे कृष्णा बेटा जल्दी जल्दी बताएं। मोनिका जी बड़ी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आपके, क्या बात है। ऐसा मत करना केवल हाँ हाँ मिलाते चलना बेटा। रंग में भंग अलग होता है और स्वर भंग अलग होता है। रंग में भंग मुहावरा होता है। रंग में भंग क्या होता है, मुहावरा होता है। जैसे अच्छा आपकी पार्टी चल रही है, आप मजे कर रहे हो, अचानक से पुलिस आ जाए, या दोस्तों के साथ बढ़िया बियर पार्टी चल रही हो, ऐसे में पापा आ जाए, तो रंग में क्या हो गया, भंग हो गया। ये मुहावरा है। रंग में भंग पड़ना क्या होता है बेटा, मुहावरा होता है। ठीक है, चलो बेटा क्लियर हुआ। अभी अगला देखेंगे। अगला होता है बेटा कायिक या फिर शारीरिक अनुभव। इसको हटा देता हूं मैं। कायिक या शारीरिक अनुभव अलग अलग होता है बेटा। क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग के मतलब होता है प्रेम में अलग होगा, क्रोध में अलग होगा, है ना, जिन पर हम कंट्रोल कर सकें, यानी कि जो शरीर की प्रतिक्रियाओं से बाहर प्रकट होते हो, शरीर के अंगों के द्वारा बाहर प्रकट होते हो। घृणा में अलग होगा, शोक में अलग होगा, साहस में अलग होगा, है ना, और भय में अलग होगा। अब हास्य में अलग होता है ना। हास्य में कैसा होता है, अलग होता है। जैसे आपने प्रेम में देखा होगा, प्रेम में होता है किसी की ओर तिरछी नजर से देखना, तिरछी नजर से देखना, या उसकी तरफ मुस्कुराना, है ना, या बाहों से इशारे करना। ये काय के अंतर्गत आएगा बेटा, ये आएगा अपना प्रेम के अंतर्गत। यानी कि हम किसी की ओर मुस्कुरा रहे हैं तो प्रेम के वशीभूत होकर के करते हैं। कोई ऐसे किसी को गुस्सा आ रहा है भयंकर वाला, तो गुस्से में वो मुस्कुराएगा क्या, नहीं मुस्कुराएगा, है ना। पहली बार इस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो केएलपी जी, सच्चाई बताऊं तो हकीकत यही है कि हाँ रोमांटिक होना इसी में आएगा। तो नालायक रोमांटिक सीख रहा है, रोमांटिक। पढ़ ले बेटा पढ़ ले।
मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, मोनिका जी और केएलपी जी, बस सरल शब्दों में एक ही कहूँगा कि ये ट्रेलर है ना। याद रखना ये ट्रेलर है, फिल्म नहीं है। अब आप समझ सकते हो ट्रेलर इतना है क्योंकि आप टारगेट बेस पढ़ रहे हो बेटा, है ना। और सर किसी की मुस्कुराने की आदत हो तो फिर वो किसी में आएगा। बेटा ध्यान रखना, मुस्कुराने में होता है तो कभी कभी मारा भी जाता है। क्या हुआ, देखिए देखने का तरीका आपको बताता है कि आप कैसे देख रहे हो। यदि आप किसी को तिरछी नज़रों से देख रहे हो, तिरछी नज़रों से देख रहे हो, या हम एक वीडियो प्रकाशित हुई थी, आपको अच्छे से पता हो बेटा, प्रिया प्रकाश वाली, है ना, हुई थी कि नहीं हुई थी। तो प्रिया प्रकाश की वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें जो किए गए इशारे होते हैं वो काय के अंतर्गत आते हैं बेटा, प्रेम के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो ऐसे देखा गया क्या, गुस्से में बोले दांत पीस रहा है और ऊपर से देख रहा है, तो आप कहोगे प्रेम से देख रहा है। कभी कभी हम कहते हैं घूरना, तो दोनों ही शब्दों में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है तो वो बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देख रहा होता है, तो समझ जाते हैं ये मुझे घूर रहा था। कहते हैं कि नहीं कहते, कभी कभी लड़के पिट जाते हैं बेमतलब में, लड़का कहता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, है ना। तो असल में क्या होता है, वो किसी और पर्पस से देख रहे होते हैं। गन चलती सर, मेरा फेस स्माइली है। कोई बात नहीं बेटा, सर तो फिर फिल्म कैसे होगी, फिल्म हो जाएगी बेटा। अब बेटा क्या करूं, आपने समय ही इतना दिया है मुझे। हाय हाय धीरज, तुझे बड़े एक्सप्रेशन का मालूम है, पूरी फिल्म दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरज को बहुत एक्सप्रेशन है, मालूम है कि भाई प्रेम का जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है। कमाल कर रहा है लाला तू, है। चलिए कोई बात नहीं है। तो किसी को हम तिरछी नजरों से देखते हैं, मुस्कुराते हैं, आंख मारना या भौहें से इशारे करना, ये बेटा काय के अंतर्गत आता है, हमारा प्रेम के अंतर्गत आता है। वहीं अगर क्रोध की बात करते हैं तो कोई दांत पीसता है, दांत बोले देख लेंगे, तो ये क्या है, दांत पीसना, मुट्ठी भींचना, या आंखें बड़ी बड़ी करना, या पैर पटकना, ये सब काय में आएगा बेटा, क्रोध में आएगा। काय का, पैर पटकना, है ना, दांत पीसना, मुट्ठी भींचना या बांधना, है ना, मुट्ठी बांधना, या आंखें बड़ी बड़ी कर लेना, ये भी सब काय में आएगा, क्रोध में। वहीं कुत्ते वाला घृणा के लिए आए, माने यानी घृणा अगर देखेंगे तो घृणा में क्या होगा, जैसे मान के चलिए आप किसी रास्ते से निकल के जा रहे हो और वहां पे क्या हुआ, एक कुत्ता था, कुत्ता पड़ा हुआ था, और कुत्ता ऐसी जगह मर गया जो घर के आपके बिल्कुल पास था, और घर के पास में पानी भरा हुआ था। अब कुत्ता मर गया तो ऊपर से बारिश और हो गई, अब बारिश हो गई तो 3-4 दिन हो गए, और 3-4 दिन हो जाएंगे तो कुत्ता बिल्कुल क्या होगा, सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो उसकी खुशबू आपके घर तक फैलने लगेगी। अब क्या हुआ, खुशबू ज़्यादा फैलेगी तो उसको फेंक के आना पड़ेगा। अब जब आप उसको फेंक करके आओगे तो जैसे ही उसको उठाने के लिए जाओगे, क्योंकि वो पूरे तरीके से गल चुका है, उसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, तो जैसे ही आप उठाओगे वो चारों तरफ क्या होगा, फैल जाएगा। तब आपके मुंह से क्या निकलेगा, छी। क्या निकलेगा, छी। या तो आप ऐसे मान लो, नहीं तो आप नाक सिकोड़ोगे। क्या करोगे, नाक सिकोड़ना, है ना, या फिर मुंह पर कपड़ा रखना। क्या आ जाएगा बेटा, मुंह पर कपड़ा रखना। याद रखना, नाक सिकोड़ना, मुंह पर कपड़ा रखना, थूकना, है ना, इनसे अपन को पता चल जाएगा कि भाई के अंदर स्वाद की पूरी अनुभूति हो रही है ना। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कर्म करता है, जैसे थूके, नाक सिकोड़े, या मुंह पर कपड़ा रख ले, है ना, या मुंह फेर लेना, है ना, इस तरीके से, जैसे इधर से बदबू आ रही है तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं हमें बताती है कि भाई साहब के अंदर उसको खाने की जो लालसा होती है वो कितनी बढ़ चुकी है, आप अच्छे से जानते हो, है ना। मजा नहीं आ रहा, हाय राम मेरे। खुशबू नहीं, अच्छा बदबू आएगी, मैं तो सोच रहा था, पर अंग्रेजी में तो बेटा स्मेल कहते हैं, स्मेल। क्या कहते हैं,
स्मेल कहते हैं। और स्मेल का मतलब सर ऑफलाइन आपसे सही तरीके से पढ़े तो SI में 70 में से 70 आएंगे। देखिए बेटा, मैं खुद की तारीफें नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत होता है। कोई भी व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है ना। पर कोशिश करता हूँ बेटा कि चीज़ों को इतने अच्छे से क्लियर करा के चलो। एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ, उत्तम मैं परेशान हुआ। देख थोड़ा सा बेटा समझ ले, मैं अभी प्रेजेंट में 12th क्लास का बैच शुरू किया है बेटा हिंदी का। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 12th क्यों पढ़ा रहे हैं कंपटीशन के बाद। तो देखिए बेटा क्या है कि 12th पढ़ाने की थोड़ी सी वजह है। जब मेरे पास 12th का बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो वास्तव में 12 साल तक वो हिंदी पढ़ता है, नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक हिंदी पढ़ता है। और मुझे वर्णमाला उसे शुरू से ही पढ़ानी पड़ती, एक एक वर्ड। क्या है कि कुछ जगह पर मैंने देखा है, मैं किसी टीचर्स का नाम नहीं लूँगा, पर कुछ अध्यापक जो शिक्षक हैं असल मायने में वो उनको पूरा बताते नहीं हैं, केवल और केवल उनका फोकस रहता है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर रटा दिए, याद करा लो और उसके बाद मार्क्स बन जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है। और मैंने इस कारण से 12th इस बार शुरू किया है जिसमें व्याकरण को फोकस करना मेरा काम रहेगा। यानी कि अपन गद्यांश पद्यांश जो है वो तो सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा अपन व्याकरण पे फोकस करेंगे जिससे कि बच्चा कभी भी 12th पास करने के बाद कहीं भी पढ़ने जाए तो कम से कम उसके पास नॉलेज हो। और आप अच्छे से जानते हो बेटा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा है, असल में इसको पढ़ा या रटा नहीं जाता, सीखा जाता है। और जिस दिन हम सीख जाएंगे सारी चीजें क्लियर हो। अब आप बताइए, मैं रस में आपको कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ा रहा भाई। प्रेम करते समय आपके साथ ये प्रतिक्रियाएं होती है, गुस्से में आप ये प्रतिक्रियाएं करते हो, घृणा में आप ये प्रतिक्रियाएं करते हो। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति मर जाता है, शोक होता है, तो क्या क्या करते हो? छाती पीटना। भाई छाती पीटना आता है कि नहीं आता है? या रोना वाला जो शब्द माने तो रोना भी इसी के अंतर्गत आता है, शोक होने पर, दुख होने पर। साहस में उत्साह आ जाता है। उत्साह मतलब शरीर का अंग अंग संचालित होना, अंग अंग संचालित होना, जोश में रहना हमेशा। और जब हंसी आएगी तो दांत निकालना। क्या आ जाएगा? दांत निकालना। पेट पर बल पड़ना। आप जोर जोर से हंसते रहते हो तो आपके पेट पर दर्द होने लगेगा, बल पड़ने लगता है यहां पर, है ना। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारे संग में होती हैं बेटा। देखिए वही तो समस्या है कि आपको उतना ही पढ़ाया जाता है जितना पास होने लायक है बेटा। इसमें मैं आपको ईमानदारी से बताना, कभी भी आपको पता चल जाए अच्छा क्रोध में आप क्या क्या करते हो, आप अच्छे से देख लो, पैर पटकते हो, दांत पीसते हो, मुट्ठी पीसते हो, आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हो, तो ये काय में होता है बेटा? क्रोध में होता है। तो क्रोध का अनुभव हो जाएंगे ये। अब आपसे एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि भैया वीर रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। रस के अंग कौन से होते, रंग कौन से होते हैं, भेद कौन से होते हैं, देवता कौन से होते हैं, इसका विरोधी रस कौन सा है, सहयोगी रस कौन सा है, मानने वाले आचार्य कौन से हैं, बहुत कुछ आता है इसमें, है ना। पर हम कितना पढ़ते हैं? उतना ही। तो भाई सात्विक अनुभव समझ में आ गया, कायिक या फिर शारीरिक अनुभव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? सर 12th ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा रहे हो? 12th ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं बेटा, 12th ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, कोचिंग पे है अभी। और 12th की क्लास 11 से 12 है अभी, 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ा रहा हूँ बेटा, कोचिंग पे ही हूँ अभी। थोड़ा सा आप और इंतजार करें तो बाकी अन्य कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो ऑफलाइन अभी कुछ बच्चे आना शुरू हुए, पर मेरे पास वही बच्चे पढ़ने आए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हो। जो केवल नोट्स से पढ़ना चाह रहे हैं वो मेरे पास बेशक पढ़ने ना आए, क्योंकि पढ़ाने का शौक केवल और केवल
उनको है जिनको कुछ सिखाने का हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कहीं मेरी भी बेइज्जती हो, है ना। अगर आप पढ़े और पढ़ने के बाद किसी ने आपसे पूछ लिया और आपको वो चीज़ नहीं आएगी तो आपकी बेइज्जती शायद हो पर मेरी बेइज्जती ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए कोशिश करें कि मेरे पास वही बच्चा है जो पढ़ना चाहता हो, बाकी अलावा तो आप जानते हो, क्योंकि यहाँ बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, हकीकत तो वही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? चलो आगे चलते हैं। अरे बेटा अभी तो डिटेल पढ़ी कहाँ है, अभी तो हम वाचिक अनुभाव पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? वाचिक अनुभाव पढ़ेंगे। और वाचिक अनुभाव क्या होता है? जब हम बोलें तो बोलने के आधार पे भी हमें पता चलता रहे कि भाई आपके अंदर कौन सा भाव है। जैसे पापा के पास गए, पापा से बोले पापा कुछ पैसे चाहिए, पापा ने कहा है कल ही तो दे दे। मतलब क्या है? पापा कैसे मूड में? गुस्से के मूड में। और हम कहेंगे पापा किताब लानी थी इसीलिए मांग रहे थे, तो गुस्से का पता चल गया। अगर पापा ये कहते, अगर पापा से कहा पापा किताब, पापा कुछ पैसे चाहिए, पापा कहते कल तो दिए थे, अच्छा बता कितने चाहिए, तो आप कहोगे पिक्चर देखने जा रहे थे दोस्तों के संग। तो वहां पे भाव बदल गया, क्योंकि पिताजी ने नम्र स्वभाव से बात की, इसका मतलब आपने देखा पापा से सही मूड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पापा ने तेज स्वर में कहा कल ही तो दे, क्या चाहिए, मतलब पापा गुस्से में है। गुस्से में है तो बोलने के आधार पे भी पता चलता है कि व्यक्ति के मन के अंदर कैसा भाव है। क्लियर है? कुछ लोग प्रेम से बात करते हैं, कुछ लोग गुस्से में बात करते हैं, तो ऐसे भाव को हम कैसा भाव कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। अगला होता है वेशभूषा या कपड़ों के आधार पर। अब देखो क्या हुआ कि मेरा काम एक छोटा सा है कि मैं भाई, मुझे दिखावा नहीं आ पाया, कभी कभी मैं जैसे कपड़ों में होता हूँ वैसे ही भाग जाता हूँ। ऐसे ही क्या हुआ, मेरे दोस्त की शादी थी तो भाई जैसे कपड़े थे चला गया। अब दोस्त की बारात में गया हूँ, उसने कहा डांस करो, तो भाई डांस कर रहे हैं हम दोस्त की बारात में। अब दोस्त ने मुझे कोने में बुलाया, बोले इधर आ। मैं गया उसके पास, उसने पूछा यार एक बात बता, तू मेरे से खुश नहीं है क्या, मेरे ब्याह से खुश नहीं है क्या? बोले यार मैं तेरी शादी से इतना खुश हूँ जितना तो मैं अपनी शादी से भी नहीं था। बोले यार पर मैंने उससे पूछा, मैंने ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं तेरी शादी से खुश नहीं हूँ? तो बोले यार तू कपड़े कैसे पहन के आया है? मैंने कि कपड़े से क्या है, ये देख मैंने कि डांस कितना किया है। तो बोला कि यार कपड़ों से तो ऐसा लग रहा है कि तेरा मन नहीं है ना। तो इसका मतलब होता है कि कपड़े के पहनने का तौर तरीका भी यह बताता है कि आपके मन के अंदर कौन से भाव है। ये बात कब समझ में आएगी? आप तब समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कहीं कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद कोई महिला वहां पर नई साड़ी और पूरे आभूषण पहनने के पहुंच जाए, तो आपको पता है ना 5 मिनट में पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि उसको दुख ही नहीं था, जबकि वो लेडीज बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसके कपड़े के पहनने के तौर तरीके ने बता दिया कि उसको इस बात का दुख नहीं है। क्योंकि जब दुख होता है तो सजने संवरने का समय नहीं मिलता। आपको पता हो हम कभी भी किसी, अब महिला नए कपड़े पहन के गई तो नए वस्त्र खुशी का प्रतीक होते हैं, जबकि पुराने वस्त्र या कहीं ना कहीं पुराने वस्त्र दुख का प्रतीक होते हैं। यानी कि दुख से तात्पर्य होता है कि अगर व्यक्ति को दुख है तो फिर उसे नए कपड़े पहनने का समय ही नहीं मिलेगा, और जब व्यक्ति को दुख नहीं है तो वो ऑटोमेटिक नए नए कपड़े पहन के आएगा, पूरा श्रृंगार करेगा। तो कपड़े के पहनने के तौर तरीके से भी हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के मन के अंदर जो भाव है वो कैसा है। क्लियर है? क्या कह रहे हो? आपके मैसेज नहीं पढ़ पाए? हाँ सर कभी नहीं पढ़ा इतना डिटेल। ओके क्लियर है सर। चलिए चलिए मजा आ रहा है। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बेटा बताएं। अनुभाव 4 प्रकार के, सात्विक अनुभाव, कायिक या शारीरिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य या फिर वेशभूषा अनुभाव। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछें बेटा। क्लियर है? धीरज जी क्या कह रहे हैं? हमारे सीएम अगर जीन्स में स्टेज पर आए तो उनके कैरेक्टर से सीएम की को रेपुटेशन है वो नहीं झलकेगी। फॉर एग्जाम्पल
हमारे सीएम अगर, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। आई मीन रिपीटेशन में अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं यहाँ किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की बात नहीं कह रहा, इसको दूसरे पर्पज से ना लें। मेरा उद्देश्य केवल चीज़ों को समझाना है, बाकी अलावा किसी धर्म का विरोध करना या अन्य चीज़ें नहीं है ना। जैसे मान के चलिए राम भगवान रामलीला करते समय जींस का पैंट पहन के आ जाए, है ना, वो बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हो, और बंदूक हाथ में लेकर के आ जाएं और भैया हनुमान जी जो गदा है गदा के स्थान पे वहाँ पे तलवार लेके घूमने लगे, या हम सिंपली कहें कि कहीं ना कहीं शिव जी भगवान को छोटा वाला कट्टा पकड़ा दिया जाए और जींस पैंट पहन करके आ जाए, बोले मैं शिव जी हूँ, तो वहाँ अनुभव नहीं होगा, फील नहीं होगा, यानी कि उसके मन के अंदर कैसे भाव आ रहे हैं, और उनको देख करके भी हमारे मन के अंदर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी। क्लियर है? बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? जल्दी करें, हटा दूं क्या बेटा? चलो, मोनिका जी कहाँ है? मोनिका, मेघा, ये कहीं दिख ही नहीं रही मुझे। फिर तो रामलीला ही, हाँ बिल्कुल, फिर रामलीला की जगह बेटा महाभारत होगा। क्या होगा? महाभारत होगा, रामलीला क्या होगी। चलो, मोनिका क्लियर है बेटा? मोनिका, मेघा कहाँ है बेटा? अच्छा यही है, चलो चलो कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। अच्छा मेघा जी भी पढ़ रही हैं। अरे पता नहीं चल पाता ना मुझे, आप लोग दिखते नहीं हो, अब अकेला लगा रहता हूँ पढ़ाने के लिए। अब क्लास में भरे हो तो पता भी चलता है, थोड़ा सा वहाँ आनंद और आता है चीज़ों को समझाने में भी, क्लियर करने में भी। अब यहाँ अकेला ही अकेला समझाता रहता हूँ, अकेला ही अकेला समझता रहता हूँ, है ना। चलिए, ये अपना हो चुका है दूसरा। उसके बाद बेटा आता है तीसरा। तीसरा कौन सा आता है समझ लें। तीसरे को कहते हैं बेटा संचारी भाव। प्रशांत खन्ना क्या कह रहे हैं? ठीक है बेटा, आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, उसका मीन्स उसके सामने लिख दिया करूंगा। आहार्य समझा दो, बिल्कुल बेटा। प्रशांत, आहार्य या वेशभूषा, बेटा इतनी देर से वही समझा रहा था पर तुझे शायद समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ लो। आहार्य होता है या वेशभूषा होता है। अच्छा एक बात बता प्रशांत, आपने देखा होगा कि जैसे गांव में कोई व्यक्ति मर जाए और मर गया हो तो उसका जो फेरा करने के लिए, यानी कि जब मर गया उसी समय व्यक्ति जाए, तो वो कोई महिला, यानी कि जो महिला वहां जा रही है वो अगर सज धज करके जाए, मतलब ब्यूटी पार्लर पे जाए और ब्यूटी पार्लर से नए कपड़े पहन के, मतलब आभूषण पहन के जाए, तो गांव में क्या खबर हो जाती है? गांव में खबर फैलती है कि उस महिला को कोई दुख ही नहीं था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उसके कपड़े के पहनने से पता चल रहा है कि उसको उसके मरने का दुख नहीं है, क्योंकि दुख होता तो वो सज धज करके नहीं आती। यानी कपड़े के पहनने से भी पता चलता है कि उसके मन के अंदर कौन सा भाव पैदा हो रहा है, कौन सा नहीं। उसे हम आहार्य या फिर वेशभूषान भाव कहते हैं। प्रशांत बेटा क्लियर हुआ क्या? प्रशांत, जल्दी बताएं बेटा। ओके सर, चलो अगला होता है बेटा जिसको कहते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? संचारी या व्यभिचारी भाव, तो हमारे मन में जब स्थायी भाव पैदा होते हैं, स्थायी भाव से पहले हमारे मन में कुछ छोटे छोटे भाव भी पैदा होते हैं।
है ना। और जब ये छोटे भाव पैदा होते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक रस में ना रहते हुए अन्य रसों में भी क्या करते हैं, संचरण करते हैं। क्या करते हैं, संचरण करते हैं। और एक रस के साथ ना रहकर अन्य रसों में संचरण करने के कारण इनको हम संचारी कहते हैं। यानी कि इनकी स्थिति कैसी होती है, जैसे ये पानी भरा हुआ है और पानी में जब कोई बुलबुला बनता है तो दिखता है कि ये है, लेकिन मान के चलिए ये पानी का बुलबुला फूट जाए तो ये पानी में ही मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, यानी कि जब बनता है तो दिखता है कि बुलबुला है, लेकिन जैसे ही वो फूट जाता है तो वो पानी में मिल जाता है। तब इसे ढूंढना क्या होगा, मुश्किल होगा। यानी इनकी स्थिति पानी में उठे हुए बुलबुले की तरह होती है कि जब बुलबुला पानी में बनता है तो अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, लेकिन जैसे ही बुलबुला फूटता है तो फिर वो पानी में मिल जाता है, तब उसे हम ढूंढ नहीं पाते। ऐसे ही जब हमारे मन में कुछ भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं और वो जब स्थायी भाव में बदल जाते हैं तो संचारी भाव क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी संचरण करने के बाद समाप्त होते हैं, इसीलिए उनको हम संचारी भाव कहते हैं। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। संचारी भाव की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है बेटा, थोड़ा सा लिख लेंगे, लिखेंगे। परिभाषा बोल देता हूं, परिभाषा लिखते जाएं अगर किसी को लिखना है, क्योंकि मैं लिखा नहीं पाऊंगा बेटा, थोड़ी सी बड़ी परिभाषा इसकी है ना। व्यभिचारी भाव अस्थायी प्रकृति के होते हैं। मैं बोलता भी जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा लिखता भी जा रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। संचारी या व्यभिचारी भाव ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ये मतलब संचारी या व्यभिचारी भाव है ना। स्थायी भाव के आते ही, स्थायी भाव के आते ही तत्काल विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इनकी स्थिति, इनकी स्थिति पानी में उठे हुए बुलबुले की तरह होती है, बुलबुले की तरह होती है। जब पानी में बुलबुला उठता है तो, जब पानी में बुलबुला उठता है तो अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, अपने अस्तित्व का एहसास कराता है। और तत्क्षण विलीन हो जाता है, तत्क्षण विलीन हो जाता है। तब उसे खोजना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार संचारी भाव हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और स्थायी भाव में बदलने के बाद,
स्थाई भाव में बदलने के बाद विलीन हो जाते हैं। ये किसी एक रस के साथ ना रहकर एक स्थाई भाव के, ऐसे लिख सकते हैं, एक स्थाई भाव के साथ ना रहकर अन्य स्थाई भावों में भी संचरण कर जाते हैं। इस कारण इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। काव्य शास्त्र में इनकी संख्या 33 बताई है तथा आचार्य देव बेटा मोबाइल गिर गया और फूट भी गया है ना। आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, यहां तक याद रखना। काव्य शास्त्र में 33 है इनकी संख्या, 34वां संचारी भाव छल को मानते हैं आचार्य देव। ठीक है, इसके बाद 33 कौन कौन से हैं वो अपन चर्चा करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है बेटा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा बेटा।